नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की लॉर्ड टॉप लीडरशिप के एक चेहरे के तौर पे यहां पर हरियाणा पहुंचे अमित शाह, आपको बता दें। लेकिन उन्होंने कई आज वार किए। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, आंकड़ों के साथ बैठो और बात करो। एक बार फिर से बीजेपी ने उस बात को दोहराया जिसकी चर्चा वो पहले कर चुकी है, वो ये कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण छीन लेगी, बीसी आरक्षण वो छीन सकती है, ऐसी तमाम बातें की। दरअसल ये पिछड़ा वर्ग सम्मेलन था जो बीजेपी ने किया था। गृह मंत्री अमित शाह का ये 17-18 दिन में दूसरा दौरा था। हरियाणा में लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और इस तरह के सम्मेलन कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की जमकर तारीफ की और कुल मिलाकर के चुनावी टोन को आज सेट कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस से अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन अमित शाह के यहां पर आने से, डायरेक्ट भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करने से और जो कांग्रेस का अभियान चल रहा है उस पर तंज कसने के बाद क्या ये चुनावी मूड जो है ये अपसेट हो चुका है और हम ये माने कि अब पूरी तरीके से इलेक्शन का समय हरियाणा में दिख रहा है? चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को इस बार केवल 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि अन्य 5 सीटों पर कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हुई। ऐसे में बीजेपी राज्य में अपनी सत्ता बचाने के लिए बदली हुई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस कड़ी में हरियाणा की कमान संभाल रहे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया तो कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष करते नजर आए। अमित शाह ने पाई पाई का हिसाब बताते हुए आंकड़ों के साथ भूपेंद्र हुड्डा को मैदान में आने का चैलेंज दिया है। कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा। हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा पूरी तरह हाई है। राजनीतिक दल अभी से जनता को साधने में भी जुट गए हैं। 20 दिन के अंदर अमित शाह का ये दूसरा हरियाणा दौरा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि विशेष रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोकसभा के जख्म को भरने में कितना सफल साबित हो पाती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। राकेश शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। योगेश सिहाग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से और राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं योगेश सिहाग साहब। आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह को, वो बता रहे हैं कि पाई पाई का हिसाब लेकर आए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधी खुले मंच से चुनौती भी दे रहे हैं। मतलब बीजेपी फ्रंट फुट पर ही है पूरे मामले में। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात रखी, हिसाब बिल्कुल दीजिए। जो पिछले आपने हरियाणा में एक रिपोर्ट बनाया है अपराध में, भ्रष्टाचार में, महंगाई में, बेरोजगारी में, और जो अग्निवीर हो, चाहे किसानों के साथ जो उसके मुद्दे हो, हमारी महिला पहलवान बेटियों के साथ हो, जो आपने ओबीसी एससी समाज को ठगने का काम किया, और जिस तरह से आपने एक संविधान जो बचाने की लड़ाई है, आरक्षण को खत्म करने की आपकी साजिश है, तो इन सब बातों को लेकर हरियाणा मांगे हिसाब। हमारे माननीय सांसद लोकप्रिय दीपेंद्र हुड्डा जी मैदान में उतरे हैं और एक काम जनता के बीच में सभी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और उनके मन में जो हुड्डा साहब का और चौधरी उदय भान जी का एक फोबिया नजर आ रहा था। शाह जी जो दिल्ली में बार बार जो बात रख रहे थे, तो इन बातों के लिए लोकसभा चुनाव में भी
भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की बहादुर जनता ने एक सबक सिखाने का मैं समझता हूँ काम किया है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो इनकी पिछले 10 साल की जो तानाशाही रही है, कितने घोटाले हुए हैं, चाहे शराब का घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, स्टाफ सिलेक्शन में घोटाला हो, बेरोजगार युवाओं के साथ पर्चे लीक करवा के बद्दा मजाक किया, उसका हिसाब दे शाह साहब। और वो हुड्डा साहब को चुनौती दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब आज प्रदेश की जनता की आवाज है। विपक्ष की जो जितने इन्होंने 10 साल में हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की, कोई जांच इन लोगों ने नहीं करवाई, आज वो जांच जनता की अदालत में हम लेकर जा रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र का पर्व 5 साल में एक बार आता है। हमने बार बार विपक्ष में आवाज उठाई, हर घोटाले की आवाज उठाई, युवाओं के रोजगार देने की बात उठाई, तो इन्होंने कोई बात नहीं सुनी। आज हरियाणा मांगे हिसाब के कार्यक्रम के तहत हम जन जन के बीच में जा रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि आज इनका हरियाणा में कुछ नहीं बचा। ठीक है केवल सियाग साहब, बस मैं आता हूं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब अगर इन्होंने 9 साल में अच्छा काम किया होता तो खट्टर साहब को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इन्होंने खट्टर साहब को बदल के पहले छोड़ते हुए मुख्यमंत्री को बदला, अब मुझे यही बात कल करनी पड़ी थी। क्या आपने पंजाब में अच्छा काम नहीं किया था जो आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला था? देखिए, पंजाब में हमने बदला अच्छा काम, लेकिन आप देखिए वहाँ परिणाम हमें भी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस को उस चीज का आप देखिए, हमने काम किए लेकिन फिर भी हमने अगर उनको क्योंकि वो जो हमारे जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह जी, उनका अलग सेक्टर था, उम्र की सीमा थी, अन्य और कारण थे। लेकिन यहाँ तो खट्टर साहब को जो 9 साल की नीतियां थी, चलिए ठीक है, लाठियां बांधी गई। ठीक है सियाग साहब, मैं आऊंगा ना दूसरे राउंड में आऊंगा, लंबी हो गई बातचीत। अरे आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन रुकिए ना, दोबारा आता हूँ। राकेश शर्मा जी, देखिए पहली बात तो ये कि जब गृह मंत्री खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बढ़ा रहे हैं? एक और योगेश सिहाग जी कह रहे हैं कि भाई हुड्डा का फोबिया हो गया है, इसलिए उनका नाम मंच से बार बार लिया जा रहा है। ये है, इनको पता है कि जब जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे तो जनता इनसे पूछेगी कि भाई आप लोगों को 10 साल का हमने शासन दिया था, तब आपने हरियाणा की क्या दुर्गति करी थी, क्या आप दोबारा आप आके वही काम करोगे? वो पिछले हिसाब मांगेगी इनसे कि आप हिसाब तो बताइए, आप 10 साल में आपने किया क्या? तो हुड्डा साहब क्या बताएंगे कि भाई मैंने रोहतक में काम किया, मैंने सोनीपत में काम किया, मैंने झज्जर में काम किया, मैंने बजट का 75% रोहतक, झज्जर और सोनीपत में लगाया, मैंने नौकरियां जो दी वो भी एक वर्ग विशेष को नौकरियां दी, वो भी इन 3 जिलों में दी। और मेरी पूरी की पूरी सरकार, क्या काम बताऊं मैं, मेरी पूरी सरकार प्रॉपर्टी डीलिंग में लगी हुई थी, मेरी पूरी सरकार रावत बाड्रा जी, दामाद जी की सेवा में लगी हुई थी। तो जनता इनसे पूछेगी तुम्हें वोट हम क्यों दें, तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी। शर्मा जी, उस हिसाब से एक उस हिसाब में तो 15 और 31 हुई ना सीटें। अजी सुनो तो सही है, सुनो तो सही, वो हिसाब ना मांगे, इसके लिए बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं। और अमित शाह जी ने तो आज मंच से कहा है कि मैं बनिए का बेटा हूं, आप लाइए अपने पेपर, आमने सामने बैठ के हिसाब देते हैं जनता को। आप क्या हिसाब देंगे? क्या ये हिसाब देंगे कि आपने हरियाणा के किसानों की जमीन को औने पौने दाम में लेकर के और रावत बाड्रा को देने का काम किया? क्या जिनको जनता जनप्रतिनिधि चुनती है, जो सेवा करेगी, आपके वो जनप्रतिनिधि और मंत्री सीएलयू और प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए थे? जब आपने जनता को पूरे हरियाणा का सीएम बनाया और आप 3 जिलों के सीएम बनकर के रह गए, आपने नौकरी देने में भी या तो पैसा देखा या वर्ग विशेष देखा, तो जनता पूछेगी इनसे ये अपना हिसाब क्यों नहीं बताते? वरुण जी, वास्तविकता क्या है कि जब इन्होंने 5 सीटें जीती थी, एक किसान के मुखौटे के पीछे खड़े होकर, एक संविधान की कॉपी दिखाकर और झूठ बोलकर, 2 सीटें पे बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। जब वो सीटें जीती तो इन्होंने वो बनाने का कोशिश की, परंतु धरातल पे क्या, इनकी 5 सीटों के बावजूद भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर पार्टी छोड़ करके चले गए। अब उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, परंतु हरियाणा की जनता जानती है
कि जब 10 वर्षों को मैं आपको मौका मिला तो आपने हरियाणा की जनता के साथ क्या किया, और उसी बात पर आ रहा हूं, उसी वजह से 60 से 31 पर आ गए थे। तो जनता दोबारा से ऐसे लोगों को नहीं लाएगी जो क्षेत्रवाद की राजनीति करते हो, वर्ग विशेष की राजनीति करते हो, और हर चीज में सिर्फ अपना ठीक जिला, है। भाई मैं इसी जिले का मुख्यमंत्री हूं, तो ऐसी सरकार नहीं लाएगी हरियाणा की ठीक जनता। है। और हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को देखा है कि आप सारे की सारी 10 जनपद की सेवा में लगे रहे, आप रॉबर्ट वाड्रा की सेवा में लगे रहे। सर क्या कार्रवाई होगी रॉबर्ट वाड्रा पे? 10 साल से सरकार है आपकी। कार्रवाई होगी ना, कार्रवाई तो कोर्ट करेगा, कोर्ट ने करनी है कार्रवाई। 10 साल हो गए सर। कोर्ट ने कार्रवाई करनी है। यूं तो आप बताइए, राहुल गांधी भी बेल पर है नेशनल हेराल्ड के केस में। अभी रॉबर्ट वाड्रा थोड़ी ना बेल पर है। चलिए ठीक है शर्मा जी, फिर आप रॉबर्ट वाड्रा तो नहीं है, सारी चीजें होंगी, कानून अपना काम करेगा। वही वाली बात है, हमसे पूछ रहे हैं, मैं कहूंगा जी कल ही कार्रवाई हो जाएगी, तो ये लोग कहेंगे कोई सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लोग तो इसमें भी कोताही नहीं बरतेंगे, कोर्ट पर भी उंगली उठा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी के समय में शाहबानों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इन लोगों ने अध्यादेश ला करके और कानून। चलिए छोड़ दीजिए, कहीं और चले गए हम, छोड़ दीजिए शर्मा जी, कहीं और चले गए। रुक जाइए कहीं और नहीं गया हूं। अरे मैं प्लीज बात बता रहा हूँ, ठीक है रुकिए ना। कहीं और नहीं गया हूं, मैं यही हूँ, हरियाणा नहीं। ओंकार सिंह जी, हरियाणा के मुद्दे पर ही हूँ। ओंकार सिंह जी, तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। जवाब दीजिए, सवाल जवाब ये चल रहा है, चुनौती दी जा रही है, हिसाब देने की बात हो रही है, तो हिसाब कांग्रेस को भी देना है और बीजेपी को भी देना है, ऐसा है क्या? लेकिन जो खुद ही दागी हो वो क्या हिसाब मांगेगा? पहली बात तो मैं अमित शाह जी की बात करूंगा। देश के गृह मंत्री आज क्या कहते थे, मैं बनिए का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लाया हूं। ये जाति कहां से आ गई बीच में? क्या बीजेपी जातिवाद की राजनीति के ऊपर नहीं उठ सकती? उनको क्या जरूरत पड़ गई बनिए का नाम लेने की? क्या बनिए के अलावा और किसी को हिसाब नहीं आता? बहुत अफसोस की बात है। इसके पीछे 2 मैसेज है अमित शाह जी जो दे के गए हैं। एक कि मैं बनिए का हूं, कि तुम्हें क्या जरूरत है बताने की कि तुम बनिए क्यों? मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या हिसाब किताब और किसी जाति को नहीं आता? ऐसा कब कहा उन्होंने? दूसरा, जब भी चुनाव आता है आप जातिवाद की बात क्यों करते हो? ये बीजेपी का ट्रेंड बन गया है। बीजेपी जातिवाद और धार्मिक उन्माद इन दोनों को बेस बना के राज करना चाहती है। किया क्या पिछले 10 साल में बीजेपी ने? जनता पर प्रयोग किए, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र और पोर्टल इनके समक्ष उदाहरण है। आज प्रदेश की जनता पीला कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन बनवाने के लिए नगर निकाय विभाग का चक्कर काट रही है। जिनके आयुष्मान कार्ड बंद हुए हैं वो भी नहीं चल रहे, सरकारी अस्पताल में भी नहीं चल रहे, पीपीपी मोड में, प्राइवेट अस्पताल में तो क्या चलेंगे? जनता हिसाब तो मांग रही है। दूसरा, मैं कांग्रेस की बात करूंगा। हुड्डा साहब कह रहे हैं हिसाब मांगे जनता, भी जनता इनसे भी तो हिसाब मांगेगी। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान इन्होंने क्या किया? भाई हिसाब मांग तो लिया उनसे 14 और 19 में। 2004 से 14 तक ओपीएस की पेंशन बंद कर दी कांग्रेस ने। मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। वरुण जी, ओपीएस पेंशन बंद करी हुड्डा साहब ने। 5 जून 2006 को हरियाणा में रजिस्ट्रियां बंद कर दी, आज तक बंद है। जनता आज भी दुखी है। हुड्डा साहब के डिसीजन से इन्होंने वैध और अवैध कॉलोनी के नाम से बंद कर दी रजिस्ट्री। तीसरे नंबर पे किसान एमएसपी मांग रहे हैं। 2012 में जो कमेटी बनी उसके चेयरमैन हुड्डा साहब थे, एमएसपी गारंटी के लिए बनी थी। तो क्या एमएसपी नहीं दे सकते थे उस टाइम? क्यों नहीं दिया इन्होंने एमएसपी? चौथा, रोहतक, जज्जर और सोनीपत के अलावा क्या कहीं नौकरियां दी? क्या कि सड़कें और हाईवे बनाए? एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन के रह गए थे। इसके साथ साथ क्या ये बताएंगे सीएलयू कितनी दी? किस तरह से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों के लाइसेंस बांटे? किसान आंदोलन पिछले 13 महीने चला, क्या इन्होंने अपनी भूमिका निभाई जो विपक्ष की भूमिका थी?
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, 31 MLA थे इनके, क्या कोई MLA इनका कंप्लीट करें। किसान की स्टेज पर चढ़ा? आज जनता हिसाब मांग रही है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। इन दोनों ने जनता को लूटा है। ठीक है, इन दोनों ने जनता का भला क्या किया ये बता दे। ठीक है, बीजेपी ये बता दे परिवार पहचान पत्र प्रॉपर्टी ID। बस बस अब रिपीट हो रहा है। ओंकार जी रुकिए ना, बस 1 मिनट मांगा था आपने, मैंने दे दिया उदारता से, अब मुझे आगे जाने दीजिए। राकेश बढ़ाना भाई, ये अभी हिसाब किताब की बात चल रही है, किस किस को हिसाब किताब देना है हरियाणा में? कह रहा हूँ कि हिसाब कौन देगा? चोर चोर मौतेरे भाई। भारतीय जनता पार्टी भी घोटालों 1 महीने में ही गोल शो आपने तो शिफ्ट कर लिया गोल पोस्ट। पहले आप मेरी बात पूरी होने दे ना, फिर हम बताएंगे। पहले आप मेरी बात प्लीज पूरी होने दे। चोर चोर मौतेरे भाई, अगर बीजेपी किससे हिसाब मांग रही है? कांग्रेस से। कांग्रेस किससे हिसाब मांग रही है? भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी घोटालों की पार्टी है, जिसने हरियाणा में अनेकों घोटाले किए और वह दुहाई दे रहे हैं इस बात की कि आने वाली सरकार हमारी होगी। मैं अमित शाह से ये पूछना चाहता हूं कि पहले आप हरियाणा के जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोटाले किए हैं, जो वादे किए थे उन्हें पूरे नहीं कर पाए, आप उनका हिसाब दें। और अगर आप पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों का भी हिसाब दें। आज हरियाणा में जो पिछड़ा सम्मेलन था, आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कितनी नौकरियां आपने पिछड़ों को दी, कितने जो वादे आपने पिछड़ों के लिए किए थे वो कितने पूरे कर दिए। और रही बात आज आप कांग्रेस की, कांग्रेस को पूरा देश जानता है, पूरा हरियाणा जानता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हरियाणा में जो जातियां की, ना नौकरियां दी, ना विकास कराया, सिर्फ एक जिले का विकास हुआ, बाकी अन्य जिलों का विकास नहीं हुआ। तो इसलिए आज पूरा हरियाणा इस बात को जानता है। भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया और कांग्रेस को भी देख लिया। आने वाला समय हरियाणा में आम आदमी पार्टी का समय है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जो दिल्ली और हरियाणा, जो पंजाब में हमने दिया, उसको लेके आज हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ठीक, सिहाग साहब, एक तो ये चौर चौर मौसेरे भाई वो लोग कह रहे हैं जिनके लिए आप कुरुक्षेत्र में वोट मांग रहे थे कुछ दिन पहले। ये मतलब इतनी जल्दी कैसे जनता को आप भरोसा दिला पाएंगे, मुझे तो ये समझा दीजिए। दूसरा, चाहे ओंकार जी हो चाहे राकेश जी हो, सब कह रहे हैं कि आप बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं लेकिन जवाब आपको भी देना है। देखिए सर, जहाँ तक आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बात की, हमारा लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन रहा है और हमने गठबंधन के तहत बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। चाहे कुरुक्षेत्र में भी बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी पीछे रही बीजेपी से। और दूसरी जो बात है, 25 दिन बाद आपको चोर कह रहे हैं, ये कैसा गठबंधन हुआ भाई? 25 दिन बाद ही आपको चोर कह रहे हैं बैठ के। देखिए सर, अब आज हमें ठीक है, हम लोकसभा में हम गठबंधन में थे, लेकिन हरियाणा में हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब हमारी राहें भी अलग है। तो देखिए उनका काम है, क्योंकि चाहे इनेलो हो, आप पार्टी हो, छोटी मोटी जो पार्टियां, आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक किसान कमेरा गरीब मजदूर वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है। जो व्यापारी वर्ग, वो भी बड़ा व्यापारी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी है, वो दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। यहाँ वोट काटू लोगों से जनता लोकसभा चुनाव में भी दूर रही और अभी भी बिल्कुल दूर रहेगी। जहाँ तक एक सवाल प्रमुख रूप से सभी प्रवक्ताओं से आया कि भारतीय कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक 20 जिलों का विकास किया सत्ता के दौरान, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि देखिए सर, जो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया वो हरियाणा का किया, पूरे हरियाणा में समान रूप से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो जो उन्होंने रोजगार, पहली बात तो किसी को दिया नहीं, और दिया जो आप एक लिस्ट के आंकड़े हैं मेरे पास, हरियाणा से बाहर के नौजवानों को, चाहे SPO की भर्ती हो, कितनी भी ग्रुप A और B की भर्तियां हो, गुजरात इन्हें बहुत ही लोकप्रिय फेवरेट लगता है, क्योंकि अमित शाह जी वहां से आते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं। ये अपने प्रदेश में नहीं, इन्होंने डोमिसाइल की सीमा 15 साल की हरियाणा डोमिसाइल की, वो इन्होंने घटाकर 5 साल की। और जहाँ तक आज ये OBC के लिए सम्मेलन में इन्होंने बार बार ये बात रखी कि हम OBC देशी है। इन्होंने सबसे पहले जो क्रीमी लेयर की सीमा कांग्रेस पार्टी ने 8 लाख रुपए की थी, वो इन्होंने 6 लाख क्यों की? जनता से माफी मांगे, वो जवाब दे, वो OBC वर्ग के साथ इन्होंने इतना अन्याय क्यों किया, और उसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। और ये लोग SCRM के थ्रू भर्तियां कर रहे हैं, क्या उसमें आरक्षण है OBC और SC समाज का?
जो अग्निवीर की योजना है, सबसे ज्यादा हमारे जय जवान जय किसान हरिद्वार बैच से आते हैं, जो हमारे सेना में है, वो ये अग्निवीर लेकर आए, उनके साथ बद्दा मजाक 3 साल में आप रिटायर कर रहे हो। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये अपना 10 साल का हिसाब, क्योंकि 10 साल से ये लोग सत्ता में है और जनता सर्वोपरि है। जनता में आपको कांग्रेस पार्टी 2005 से 14 तक सत्ता में थी। ठीक है। जब देखिए एक सेकंड सर, 2014 में कांग्रेस पार्टी रिवाइव नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं हमारी कमी कुछ ना कुछ रही होगी, जब तो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना और आज फिर वो चुनाव आया है, लोकसभा चुनाव में जनता ने जवाब दे दिया। तो हिसाब देने का वक्त आज भारतीय जनता पार्टी का है। वो उन सवालों का, जो 15 सवालों की चार्जशीट है, उनका जनता के बीच जवाब दे। और अमित शाह जी बार बार चुनौती देते हैं वो अपराध पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके साथ है। आज हरियाणा अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 ठीक है। सियाग साहब, आपको सवाल आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा, मैं जवाब देता हूं कि भाई शर्मा जी, मौजूदा सरकार आपकी है, 10 साल की सरकार है, तो इस वक्त आप ही को जवाब देना है। आप 4 से 14 तक जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जो मौजूद है अभी जवाबदेही उसकी है। वरुण जी, पहले तो मैं योगेश भाई से पूछूंगा कि अभी यूटर्न पार्टी के प्रवक्ता ने इनसे जो सवाल किया है, जो बात हुई है, इन्होंने कहा है कि चोर। आप ये बताओ ना, 55 दिन में चोर कैसे हो गया आप लोग? आप एक दो चोर के गलबैया लगाकर इंडी गठबंधन कि मैं उस समय भी कहता था कि इंडी गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन कहता था। इनके साथ लड़के, इनके साथ मिलकर थोड़ी चुनाव लड़ा आपने। इनके साथ मिलकर लड़ा रहे इन्होंने, कांग्रेस ने मिलकर लड़ा। कांग्रेस को उनकी जांच कराइए ना, कांग्रेस को छोड़ के लग रहे हैं, क्योंकि यही चरित्र, ये चरित्र आम आदमी पार्टी का यही चरित्र है। ये आपके लिए भी सवाल है, बीजेपी के प्रवक्ता के लिए भी। राकेश शर्मा जी, आपके लिए भी सवाल है, बीजेपी के लिए भी सवाल है, कांग्रेस के लिए नहीं है। आप इन घोटालों का जवाब दे दो। आप दो इन घोटालों एक मिनट राकेश शर्मा को बोलने दीजिए। एक मिनट शर्मा जी बोलिए। आम आदमी पार्टी से मिलकर चुनाव भाजपा ने लड़ा कि कांग्रेस ने लड़ा है? आज तो आम आदमी पार्टी गठबंधन से अलग है। और आज आप, मैंने तो आपके लिए भी सवाल किया है। आप चोर चोर बोलते रहे भाई, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं तो। अगर ये चोर के साथ चोरों, अरे तुम भी चोर हो। आप डाकू हैं। पहले उन्होंने 10 साल हरियाणा को लूटा, इस बार 10 साल तुम हरियाणा को जिन्होंने लूटा आप उनके साथ खड़े हो गए राकेश भाई? नहीं, हम तो नहीं खड़े होंगे। क्यों? हम क्यों खड़े होंगे? अरे कमाल है, आपने वोट मांगा। हमारा विधानसभा में साथ नहीं है, हमने तोड़ दिया गठबंधन, हम अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। हमने तो हमारे सीनियर नेताओं ने बोल दिया कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। 90 के 90 विधानसभा में हमारी तैयारी है। आपकी पार्टी को तो विश्व रिकॉर्ड है झूठ बोलने का। आपकी आवाज कम आ रही है वरुण भाई, आवाज इनकी बहुत कम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इनकी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं, आवाज आ रही है, हम तक तो आ रही है। रुकिए वरुण भाई, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज 9.5 साल में पिछड़ों की याद कैसे आ गई इनको? 9.5 साल में कैसे पिछड़ों की याद नहीं आई? तो घोटाले आप करते रहे हरियाणा में, नौकरियां आपने दी नहीं, शिक्षा आपने दी नहीं, स्वास्थ्य आपने दी नहीं, सड़कें आपने। अच्छा रुकिए, एक मिनट राकेश शर्मा अपनी बात कंप्लीट करिए। ऐसे नहीं, रनिंग कमेंट्री नहीं। राकेश जी बोलिए, फिर एक एक करके आते हैं ना। नहीं, मैं अभी वही बात कह रहा था कि देखिए, आप मैं चुनाव के समय में भी कहता था, जब लोकसभा चुनाव के दौरान भी, ये जो इंडी गठबंधन के दल हैं, ये चुनाव के बाद देखना एक दूसरे के कपड़े उतारेंगे, एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे। आज इनको चोर कह रहे हैं, तो चोरों के साथ क्यों मिले आप? चोरों के साथ क्यों मिले? परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं, हिसाब लेकर के आया हूं। आप बताइए ना, आपने 10 साल में क्या किया है? आप हिसाब नहीं मांग रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं कि कोई गांव की चौपाल पर आपसे ये ना पूछ ले कि हुड्डा साहब हमने 10 साल बनाया तो था आपको, आपने सोनीपत, रोहतक और झज्जर के अलावा हरियाणा में किया क्या? आप बताओ तो सही। इसलिए ये ध्यान मोड़ने के लिए इनको यही करना है। और देखा आप, जो कांग्रेस की वही वाली बात फिर कहोगे वरुण जी कि कांग्रेस की अंतर्कलह पर आ गए, परंतु वास्तविकता यही है, जो इनका आंतरिक माहौल, जो ये बारूद के ढेर पर कांग्रेस बैठी है हरियाणा में बिना संगठन के जो चल रही है, और जो इनकी हालात है, राकेश जी, कि कोई इनसे आकर ना पूछे। राकेश जी, लेकिन जब योगेश सिहाग ये कह रहे हैं कि 10 साल आपकी सरकार है, तो जवाबदेही आपकी है। जी नहीं, हमने तो हरियाणा में समान रूप से विकास करने का काम किया है।
हमने बिना खर्ची बिना बच्ची के नौकरी देने का काम किया है। इन्होंने 1,18,000 नौकरी दी, हमने 1.25 लाख नौकरियां दी हैं। हमने तो नौकरी देने में कभी भाई भतीजावाद नहीं किया, कभी क्षेत्रवाद नहीं किया, कभी हमने माता ठीक है। देकर टीका नहीं निकाला। ठीक है, ठीक है। इन्होंने तो खूब जातिवाद भी किया, क्षेत्रवाद भी किया, भाई भतीजावाद भी किया। और इनकी जो 11,000 नौकरियां थी जो कोर्ट में फंसी हुई थी, उनको भी ज्वाइनिंग देने का काम भाजपा ने किया। ठीक है, ठीक है, रुकिए रुकिए ओंकार जी, हमने कभी भी जी जी वरुण जी, मैं एक बात और कहूंगा, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि हुड्डा साहब के 10 साल के शासन की नौकरियों का व्हाइट पेपर निकालिए कि 3 जिलों के अलावा पूरे हरियाणा को कितनी नौकरी मिली और 3 जिलों में कितनी नौकरी मिली। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं योगेश जी को, ठीक है, क्या दीजिए व्हाइट पेपर। ठीक है ओंकार जी, हरियाणा की जनता ऐसा हरियाणा नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शर्मा जी आगे बढ़ने दीजिए ना। ओंकार जी, अभी हम आपने बात की बीजेपी की हिसाब की, कांग्रेस के हिसाब की, आम आदमी पार्टी भी हिसाब दोनों से मांग रही है, ये कहते हुए कि दोनों चोर हैं। देखिए, तो आम आदमी पार्टी बताएगी कि मात्र 1 महीना पहले कोई तुम्हारा पार्टनर है और 1 महीने बाद वो चोर कैसे हो गया। या तो इनको पहले पता था कि ये चोर है, फिर भी इन्होंने समझौता किया, अपने सिद्धांतों से समझौता किया जो प्रदेश और देश के इसके लिए हानिकारक है। अब मैं आना चाहूंगा पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पे। कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बोलते हैं हमने हरियाणा का समान विकास किया, तो ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े कहाँ जुटलाए जा सकते हैं। दूसरा ये तो बता दें, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिस लगने के बाद जमीनें रिलीज कैसे होगी। जमींदारों को, किसानों को धमका के सेक्शन 4 और 6 का नोटिस दिलवाया, फिर अपने बिल्डर भाइयों को वो जमीन खरीदवाई, फिर सेक्शन 4 और 6 का नोटिस कैंसिल करा दिया। ये उदाहरण है, ये कोई उदाहरण ऐसा नहीं जो खत्म हो जाए। किसान माला के दिए, कोला गांव की जमीन किसने खरीदी सबको मालूम है, और वहां पे वाटिका सिटी सेंट्रल किसने बसाया ये भी सबको मालूम है। ये सेक्शन 4 और 6 की करामात थी। अब बीजेपी के प्रवक्ता साथी से पूछना चाहता हूँ, इनको एक दूसरे से हिसाब पूछने की तो पूरी इजाजत है, क्योंकि दोनों ही लुटेरे हैं। दोनों ने जब प्रदेश को लूटा जमकर। अभी ये बोल रहे थे हमने 1.25 लाख से अधिक नौकरियां दी, मैं मान गया 1.25 लाख से अधिक नौकरियां दी, लेकिन 2,09,600 पद आज भी खाली है। और ये तो बता दें कि आपने 1.25 लाख तो नौकरियां दी 9.5-10 साल में, आपने रिटायर कितने किए? उस रिटायरमेंट के बाद भर्ती कर ही नहीं इन्होंने। आज प्रदेश का युवा 9.5 साल में ओवरेज होने को है, जो 25 साल का युवा था 35 साल का हो गया, नौकरी के लिए ओवरेज हो गया। इन्होंने पक्की नौकरी नहीं दी, इन्होंने SKRN का नाम लेके हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, जो सरकारी ठेका प्रथा है। उसमें मात्र 10,000 से लेकर 14,000 तक युवाओं का शोषण कर रही है सरकार। आज जनता हिसाब दोनों से मांगेगी, क्योंकि दोनों ने पूरे 10-10 साल राज किया है। कांग्रेस जो आज दूध की धुली बन रही है, अगर कांग्रेस ठीक होती 2014 में बीजेपी को मौका ना मिलता। और कांग्रेस ने उसके बाद क्या काम कर दिया, जो जनता कांग्रेस ने क्या प्रगति करी 10 साल में। इन्होंने तो पिछले 10 साल में एक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभाई। 2014 से 19 तक हमारी 19 MLA थे, विपक्ष की भूमिका हमने निभाई। और 2019 में हमारा मात्र 1 विधायक रह गया, इनके 31 विधायक, हमारे 1 विधायक ने विपक्ष की भूमिका निभाई। ये बता दें जनता की कौन सी समस्या को इन्होंने उठाया। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चाहे किसान हो, कमेरा हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, सबकी समस्या को उठाया, सड़क से लेकर विधानसभा तक। ठीक है ओंकार जी, आज कांग्रेस किस मुंह से हिसाब मांग रही है, तो सोचने की बात है। शर्मा जी जनता देख रही है, जवाब भी जनता देगी। ठीक है, राकेश बढ़ाना बोलिए भाई। वरुण भाई, ये जो डिबेट देख रहे होंगे वो सब देख के हंस रहे होंगे ओंकार जी क्या बोल रहे हैं। इनके शासन में पूरे हरियाणा को पता है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो किसी के घर अगर चाय पीने भी जाते थे तो चाय के बदले भी पैसे नहीं लिया करते थे। दांत घिसाई इन्हीं के राज में चला करती थी कि दांत घिसाई लेंगे अगर किसी आएंगे तो। ये लोग भी ना तेरे में पूरा हरियाणा जानता है कि आप एमएलए को हेलीकॉप्टर में बैठाते थे और ऊपर जाके उन्हें डराते थे। आप सबसे भ्रष्ट पार्टी थे हरियाणा की। हरियाणा में तीनों पार्टियां, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने मिलकर हरियाणा को लूटा। और आपकी तो पूरा हरियाणा के
हरियाणा के जन जन बच्चा जानता है इंडियन नेशनल लोकदल का क्या आधार रहा, क्या नीतियां रही है। रही बात अभी मेरे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे ताकि इंडिया गठबंधन की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ वो नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार बिहार में जिसे आप भ्रष्टाचारी कहते थे और जब आपका मौका लगा तो उसके साथ सरकार आपने बना ली। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ जिस अजीत पवार पे दुनिया भर के केस थे, आज आपने उनके साथ सरकार बना ली। आपकी ना कोई नीति है ना कोई नियत है। भारतीय जनता पार्टी की देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और हरियाणा में जिस तरीके से आपने हरियाणा को लूटा, जिस तरीके से भ्रष्टाचार नगर निगम में हो, चाहे रोडों का काम हो, चाहे जितने भी शिक्षा में हो, जितने भी सोसाइटी सब में आपने मिलकर लूटा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपने हरियाणा में आज आप 9.5 साल बाद ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 9.5 साल पहले कहां थे ओबीसी के लोग, कहां थे पिछड़ा वर्ग के लोग। आज आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरीके से पंजाब में और दिल्ली में आज हमारे साथ पिछड़ा वर्ग है, तो आज आपको लगता है कि हरियाणा में वो लोग आम आदमी पार्टी के साथ है। हरियाणा के दिल्ली की नीतियों को, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देख के आज लोग हमारे साथ लग रहे हैं। इसलिए अमित शाह जी में कहा एक भी सीट तो नहीं आई जब लोकसभा में। केजरीवाल जी बढ़ते हैं तो अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे बड़े आपके नेता हो हरियाणा में दौरे करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ। पार्टी का नेता जेल में है, तो कितने बड़ा कमाल है। अरे जेल में किस बात के लिए है? तुम्हें भी जेल में डाल देने की सरकार आएगी, इसमें क्या बात है? जिसकी सरकार होती है जेल में डाल देते। आज तक वो 4 सीट तुम पे बनी नहीं, आज तक आपने कोई मुकदमा आपके आज तक आपने उस कोर्ट में कुछ पेश किया नहीं, आप भी जेल में जबरदस्ती। रुक जाइए भैया, इस तरह की हम भी आएंगे तो जेल में डाल देंगे, इस तरह की बातें नहीं। नहीं राकेश, अच्छा नहीं लगता कि आप चैनल पे बोले हम आएंगे तो हम भी जेल में डाल देंगे, सब अच्छा नहीं लगता। ये भी कह रहे हैं जेल में पड़े हुए, ये इनको अच्छा लगता है। आपके वकील कोर्ट में लगे हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो पूरे हरियाणा में हम आएंगे तो हम डाल देंगे, ये अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पे। रुक जाइए, नहीं ये भी तो बोल रहे हैं ना नेता जेल में डले हुए, पूरा देश जानता है जिस तरीके से जेल में डले हुए। ठीक है ना, वो मामला अब सब जुडिस है, कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है ना। ये चर्चा ना करे, हरियाणा के विकास पे चर्चा करे, चर्चा करे। अरे राकेश भाई रुकिए, हरियाणा के योगेश सिहाग चर्चा करे। अरे आपने पूरी बात रख ली, आपको पूरा मौका दिया मैंने। योगेश सिहाग भाई, अभी ओंकार जी या दूसरे लोग कह रहे थे आप पर भरोसा क्यों करेगी हरियाणा की जनता, आपने ऐसा क्या कर दिया? ओंकार जी कह रहे हैं आपने तो अपोजिशन की भूमिका भी नहीं निभाई। देखिए सर, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वरुण जी की शर्मा जी की बात का जवाब दूंगा। दीजिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ एक क्षेत्र का विकास किया। कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता में थी पूरे हरियाणा में विकास किया। जींद में सोई रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी किनकी देन है, रेवाड़ी में मीरपुर यूनिवर्सिटी किनकी देन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में किसकी देन है। इन्होंने वादा किया था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज देंगे। आज इनके अपने घोषणा पत्र का क्या हुआ वो जवाब दें। हमने हर जगह हिसार में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी किसकी देन है। तो इसमें जो हमारे समय में जो एम्स, जो झज्जर में एम्स आया वो किसकी देन है। तो ये इस तरह की जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, जनता सब जानती है। और देखिए ये जो इन्होंने रोजगार की बात कही, मैं बिल्कुल ये बात स्पष्ट रूप से समझता हूँ। हर विभाग में, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पद खाली है, वो भरे नहीं जा रहे। जो पद भरे जा रहे हैं वो हरियाणा से बाहर के लोगों को दिए जा रहे हैं। क्या हरियाणा में काबिल नौजवान नहीं है जो हरियाणा से बाहर की भर्ती ये लोग कर रहे हैं। और ओंकार जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए इनेलो पार्टी का एक इतिहास रहा है, आप कभी देखना जितनी भी डिबेट्स होती है या न्यूज पेपर में, इनके जो नेता चौटाला साहब है, अभय सिंह चौटाला जी, वो कभी बार वो कभी सत्ता पक्ष को निशाने पे नहीं लेते। उनका सबसे बड़ा निशाना हुड्डा साहब है। उन्हें जो दिक्कत है हुड्डा साहब से है, वो कभी भी उन्हें उनकी बात का इसलिए मैं ज्यादा उनको सीरियसली नहीं लेता। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने नेता का फर्ज निभा रहे हैं। और जहाँ तक देखिए आम आदमी पार्टी की बात है, वो देखिए हमारा अलायंस था, लेकिन आज हमारा अलायंस था भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता से रोकने के लिए। समान विचारधारा के लोग हम लोकसभा चुनाव में एक साथ। लेकिन सिहाग साहब कमाल है, आपको वो सीधा चोर ही कह दे रहे हैं, वो कह रहे हैं लूट के खा गए, मतलब कमाल ही हो गई है। तो देखिए
समान विचारधारा, इसका मतलब आपकी जो है, ये भी जो है आम आदमी पार्टी समान विचारधारा समान की है, इसका मतलब समान विचारधारा जो ना वही तो हम कहते थे, तो विचारधाराओं के बीच में ये लड़ाई है, वही तो हम कहते थे। आपने कहा कि समान विचारधारा, ये भी जोर है। ठीक है, बड़ी सवाल की बात है। देखिए कौन सी विचारधारा है? विचारधारा तो बता दो, कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है? शैलजा विचारधारा, हुड्डा विचारधारा, रणदीप सुरजेवाला विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है? नहीं कर सकती। योगेश से आगे बता देंगे, आप लोगों ने शुरुआत में बता दिया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा विचारधारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला या कुलदीप बिश्नोई जो छोड़ गए, या अशोक तंवर जो छोड़ गए, कौन सी विचारधारा है? ठीक है, मैं अंत में जी समय हो गया है हमारे पास, लेकिन वो बस चलते चलते ओंकार जी ने शुरू में कहा था हिसाब किताब की बात थी, तो मैं हिसाब में बहुत कच्चा हूँ ओंकार जी, सभी हिसाब नहीं कर पाते। मैं बहुत ही कच्चा हूँ हिसाब में, मैं आपको बता दूं। राकेश जी एक कंक्लूजिंग रिमार्क आपका, फिर समापन करते हैं। देखिए आज की डिबेट में दो चीजें बड़ी उभर कर आई है। पहली तो जिस प्रकार से राकेश बटाला जी ने कहा कि वो कांग्रेस चोर है, और मैंने तो आपके लिए भी चोर कहा है, आप अपनी सफाई दो ना। मैंने तो आपके लिए भी चोर कहा है, आप राकेश जी अपनी सफाई दो, आप भी चोर हो। मैंने कहा चोर चोर मौसले भाई, मैंने दोनों के लिए चोर कहा है, तुम्हारे अकेले कांग्रेस के लिए नहीं कहा। आपने भी हरियाणा को लूटा है। आज 9.5 साल बाद ऐसी क्या ना बताई मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा, आज ओबीसी की याद कैसे आ गई? अरे कैसे आ गई, कैसे आ गई ओबीसी की याद, जो पिछले 9.5 सालों में? चलिए हर ये रिपीटेशन हो रहा है, अब ये पुनरावृत्ति हो रही है, कोई नई बात नहीं हो रही है। माफी चाहता हूँ आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी सियासी अखाड़ा में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।